Hi, wishing you warmth, love, and light this Diwali and all year long. Today is 4th of November 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। आर्टिकल 14 में है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 3421 में है जो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को टू डिक्लेयर अ न्यू ग्रुप एज शेड्यूल्ड ट्राइब। आर्टिकल 24 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर है। श्री ज्ञानी जेल सिंह जी इंडियन प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थे टू यूज पॉकेट वीटो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 52 to 57, देन 57 to 62। श्री केसी वेरे ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब किया था एज क्वाजी फेडरल। आज के सवाल है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेसमिक जोन्स अकॉर्डिंग टू द अर्थक्वेक जोनिंग मैप। सेसमिक जोन्स कितने हैं, कितने डिवीजन हैं? विच इज द ओनली इंडियन स्टेट दैट शेयर इट्स बाउंड्री विद सिक्किम? चेनाब इज अ ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ विच रिवर? In which town Alaknanda and Bhagirathi rivers combine to form Ganga River? Which one is the longest river in India that flows entirely within India? Longest river, conditions applied कि entirely flow within India. In which country British Indian Army had fought the Battle of Haifa? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है admonition. Admonition मतलब चेतावनी देना. An act or action of admonishing, authoritative counsel or warning. फोरे करना मतलब धावा देना. A sudden attack or incursion into enemy territory, especially to obtain something, raid डालना. Astounded मतलब चकित, astounding success, shock और great surprise. Apposite का मतलब होता है जो उचित है, apt है उस circumstances में in relation to something. परसूअल का मतलब होता है, परूजल का मतलब होता है अध्ययन करना, एन एक्शन ऑफ रीडिंग, एग्जामिन करना, एग्जामिनिंग समथिंग। सो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलोंग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अच्छी वोकैबुलरी बहुत जरूरी है। एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल कट बाय ₹5 एंड डीजल बाय ₹10। हम इस पे एक सवाल भी तैयार करेंगे, फ्यूल और इकोनॉमी का रिलेशन। प्राइम मिनिस्टर ने कॉल किया डोर टू डोर वैक्सीनेशन प्रोग्राम। कोवैक्सिन को WHO इमरजेंसी मिल गई है। सेंट्रल टीम्स रश टू स्टेट्स हिट बाय डेंगू, डेंगू का कहर। NCPCR ने इशू किया है नोटिस NCERT को। ये है रिकवरी टूल किट, रिकवरी टूल किट। ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं इकोनॉमिक रिकवरी के। ये कुछ अच्छे इंडिकेटर्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। दिस इज बैटिंग फॉर वन साउथ एशिया मेक्स मोर सेंस। लीड आर्टिकल है मेन वन साउथ एशिया। देन दिस इज अबाउट 5G लीप इंडिया का एंड फॉल्स क्रिमिनल केसेस। पैलेस्टीन COP26 फेड टू बिगिन स्लोइंग इकोनॉमिक एड इंडिया का दिस चीफ कोच राहुल द्रविड़। देन दिस इज ग्लासगो टॉक वन सन वन वर्ड वन ग्रिड ऑनरिंग मेंस बेस्ट फ्रेंड। सेंसेक्स के गेन्स हैं। तो ये है रोड किल एंड एक्सटिंक्शन रिस्क फॉर लेपर्ड्स इन नॉर्थ इंडिया एंड 4 C's qualities of 21st century skills. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. So ये front page है The Hindu का। Excise duty on petrol cut by ₹5, diesel by ₹10। सेंटर का मूव है। कुछ स्टेट्स ने भी जो फ्यूल पे वैल्यू एडेड टैक्स वैट लगता है उसमें भी कट करने का डिसीजन लिया है। चीपर फ्यूल, बेस प्राइस इतना होता है, फिर इस पे फ्रेट का चार्ज लगता है। फ्रेट मतलब माल ढुलाई। एक्साइज ड्यूटी मतलब ये लगाता है सेंटर। फिर डीलर का रेट होता है, वैट टैक्स लगता है बाय स्टेट, और फिर फाइनली रिटेल प्राइस हो जाती है ₹110 पर लीटर। तो सी बेस प्राइस केवल 47 थी, बट उस पे इतना सारा टैक्स और चार्जेस लगता है और वो प्राइस बन जाती है डबल से भी ज्यादा ₹110। दिस इज द प्राइमरी रीजन कि फ्यूल इतना ज्यादा कॉस्टली क्यों हो जाता है। ये जो दो कॉस्ट है, जैसे माल ढुलाई, फ्रेट तो एक फिक्स्ड कॉस्ट है, इतना लगेगा ही।
डीलर भी अपना कोई रेट लेगा, ये भी लगेगा ही। बट जो सेंटर है और स्टेट है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्स, ये दोनों टैक्स बहुत ज्यादा है। सी 32 रुपी पर लीटर सेंटर ले रहा है, 25 रुपी पर लीटर स्टेट ले रहा है। ये दोनों प्राइस के कारण जो पेट्रोल डीजल है वो इतने महंगे हो जाते हैं। बाकी इंटरनेशनल रीजन तो है ही कि क्रूड ऑयल की प्राइस $85 पर बैरल तक पहुंच गई है। बट ये दोनों टैक्सेशन भी एक मेजर रीजन है कि फ्यूल की प्राइस में इतना ज्यादा हाइक हुआ। गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी और वैट को कट इसलिए नहीं करना चाहती बिकॉज ये इजी मनी होता है, इजी मनी। और गवर्नमेंट ने ये भी एक रीजन दिया था बिकॉज जो कोविड वैक्सीनेशन है, कोविड वैक्सीनेशन का जो पैसा है वो यहाँ से आ रहा है, ऐसा सब्सिडाइज किया जा रहा है, क्रॉस सब्सिडी, ये गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था। बट 110 रुपी का अगर पेट्रोल मिलेगा तो इसके सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस होंगे, इकोनॉमी रिकवरी अभी तक कंसोलिडेट नहीं हुई है। सो दैट इज वाई ये जो फ्यूल कट हुआ है, इट इज अ वेलकम मूव, मच नीडेड मूव। तो यूनियन गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी, स्टेट गवर्नमेंट वैट। अब बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती है, हर राज्य अलग वैट लगाएगा, इसीलिए जो फ्यूल है अलग अलग राज्यों में अलग अलग कॉस्ट उसकी हो सकती है। जैसे दिल्ली में अलग है, नोएडा में अलग है, गुड़गांव में अलग है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस वैट इज डिफरेंट। तो गवर्नमेंट ने वेंसडे को एक फाइनली बिट द बुलेट ऑन रन अवे फ्यूल प्राइसेस। मतलब गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है बट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी को कट किया बिकॉज फ्यूल प्राइस बहुत ज्यादा हो रही है और इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। स्लैश किया एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पे 5 और 10 रुपए पर लीटर रेस्पेक्टिवली। रीजन बताया, नीड टू हेल्प फार्मर्स फॉर राबी क्रॉप। हम सीजन पढ़ते हैं ना, ये जो सीजन आ रहा है ये राबी क्रॉप का है। तो राबी क्रॉप का सीजन है, फार्मर्स को हेल्प मिलेगा अगर पेट्रोल डीजल की प्राइस कट होगा। दूसरा, इन्फ्लेशन, बिकॉज अगर फ्यूल ज्यादा होता है, फ्यूल प्राइस ज्यादा होती है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, डीजल कितना महंगा हो गया है और माल ढुलाई ट्रक से होती है। तो अगर डीजल सस्ता होगा तो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कम होगा, टेम होगा और इकोनॉमी में कंजम्पशन बूस्ट भी आएगा। बिकॉज लोगों का सारा पैसा अगर फ्यूल पे ही खर्च हो जाता है तो वो दूसरी जगह पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे और इकोनॉमी में डिमांड नहीं आएगी। तो हम कंजम्पशन बूस्ट के लिए भी फ्यूल की प्राइस को कट किए। ये लॉन्ग ओवरड्यू था, फाइनली कुछ रिलीफ मिला है 5 रुपी और 10 रुपी का। दूसरा, अगर हम पहलू देखें इसका तो ओवरऑल जैसे $85 पे पहुंचा, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है लिमिटेड सप्लाई। जो ओपेक कार्टेल है, प्रोडक्शन रैंप अप कर नहीं रहे, ये आर्टिफिशियल स्कार्सिटी बना रहे फ्यूल का। तो लिमिटेड सप्लाई इज वन रीजन। दूसरा, लॉजिस्टिक्स के भी चैलेंज हुए, कोविड-19 से अभी तक रिकवरी नहीं हो पाई है। तो लिमिटेड सप्लाई इज वन थिंग। सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड ज्यादा है, तो सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा? प्राइस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन। और वही हो रहा है फ्यूल प्राइसेस में। प्लस गवर्नमेंट को एक बहुत अच्छा टूल मिल जाता है, पेट्रोल डीजल पे टैक्स लगाओ, बिकॉज इससे पैसे बड़े आसानी से कमाए जाते हैं। तो टैक्स गवर्नमेंट इस पे कम नहीं करना चाहती। ओवरऑल रीजन ये होता है इन सब का कि प्राइस में राइज होता है। अब इससे इंडिया में क्या इम्पैक्ट आता है? इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आता है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इम्पैक्ट होता है, हमारी जो फिजिकल हेल्थ है इकोनॉमी की वो डिटीरियोरेट होती है। बिकॉज इंडिया 80% जो फ्यूल है वो इंपोर्ट कराता है, इंपोर्ट, और सारा पैसा हमारा फ्यूल पे खर्च हो जाता है इसको खरीदने के लिए। सो दैट इज वाई ये जो फ्यूल पे डिपेंडेंसी है, फॉसिल फ्यूल पे, और इस पे जो प्राइस राइज हो रहा है और उसका फिर इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी में, ये एक सीवियर चैलेंज है इंडिया के लिए। सो हम ये सवाल तैयार करते हैं, प्रिपेयर अ नोट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग फ्यूल कॉस्ट विच मेक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी पे फ्यूल कॉस्ट बढ़ने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? थिंक। Suggest ways to safeguard our economy from the uncertainties of international crude oil pricing. इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसिंग फ्लक्चुएट होती है, तो इससे हम कैसे अपनी इकोनॉमी को सेफगार्ड करें? आपको सजेशंस बताने हैं, मतलब अपना टैलेंट दिखाना है, तो ऐसे सवाल हमेशा अटेम्प्ट करने चाहिए। यू कैन प्रेजेंट अ वेरी यूनिक, और इसमें बड़ा अच्छा आप अपने आंसर कॉपी का एक टोन सेट कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं।
सो सजेस्ट वेज, थिंक। जैसे हमने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स भी बना रखे हैं, जैसे हमने बॉन्ड्स भी इशू किए थे कुछ टाइम पहले। फिर फ्लक्चुएशन से बचने के लिए हम बायोफ्यूल की तरफ जाएं, हम ब्लेंडिंग की तरफ जाएं, ऑल्टरनेट ढूंढें, ग्रीन एनर्जी की तरफ ढूंढें, हम टाई अप्स करें, रुपी में उसको पेमेंट करें, जैसे ईरान को हमने एक बार रुपी में पेमेंट किया था। थिंक, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज सोचिए। सेफगार्ड करना है इकोनॉमी को अनसर्टेनिटी इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसिंग की। जो ओपेक का कार्टेल है ये बुली करता है, कई बार लिमिटेड प्रोडक्शन कर रहा है, तो ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि हम इन पे प्रेशराइज कर सके कि प्रोडक्शन बढ़ाओ। सो थिंक, जो आंसर होता है ना वो बहुत वाइड होना चाहिए। वाइड होना चाहिए मतलब अलग अलग एंगल से सोचो। ये नहीं कि आपने एक व्यू पॉइंट देखा और पूरा आंसर उसी व्यू पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए पूरा यूज कर दिया, खर्च कर दिया। नो, यू शुड हैव सम वेराइटी। तो करंट अफेयर्स का नंबर वन रूल यही होता है, रेंज होनी चाहिए और एक सर्टेन डेप्थ होनी चाहिए, सर्टेन डेप्थ एंड रेंज। सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर कॉल्स फॉर डोर टू डोर वैक्सीनेशन। डोर टू डोर वैक्सीनेशन, हर घर घर जाके पूछेंगे कि आपने सेकेंड डोज फर्स्ट डोज लगाया या नहीं लगाया। माइक्रो स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही है टू इम्प्रूव कवरेज। माइक्रो स्ट्रैटेजी, जैसे पहले लॉकडाउन भी लगा था तो वर्ड ये हमने देखा था, माइक्रो जोनेशन करो, माइक्रो स्ट्रैटेजी करो। मोहल्ले लेवल पे, दिस सिटी लेवल पे जहां केसेस बढ़ रहे हैं वहां लॉकडाउन लगाओ। तो सिमिलरली वैक्सीनेशन के लिए भी माइक्रो स्ट्रैटेजी अपनाए। वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ाना है, 1 बिलियन क्रॉस कर लिया है, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट, वी नीड मोर वैक्सीनेशन। हेल्थ वर्कर्स डोर टू डोर कैंपेन करें और वैक्सीन कवरेज बढ़ाएं। अब ये नारा दिया है, हर घर टीका, घर घर टीका, वैक्सीन एट एवरी डोर स्टेप। स्पिरिट क्या है, हर घर दस्तक देनी है कि आप कोविड से खुद को प्रोटेक्ट करें, वैक्सीनेशन लगाएं। सी, अभी फेस्टिवल भी आ रहा है, पिछले साल भी हमने सेम एपिसोड देखा था। फेस्टिवल आ रहा है तो फिर कोविड का थ्रेट बढ़ेगा, सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल हमें फॉलो करने चाहिए। फेस्टिवल इज टाइम फॉर फेस्टिविटीज, ये बर्डन नहीं बन जाना चाहिए बिकॉज ऑफ अवर मिस्टेक्स। सो दिस इज डोर टू डोर वैक्सीनेशन। Now this is Covaxin gets WHO's emergency use node. Relief for those wishing to fly abroad. तो कोवैक्सिन को WHO का इमरजेंसी यूज मिल गया है, बिग रिलीफ। कोवैक्सिन जो है वो फर्स्ट इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीनेशन थी, भारत बायोटेक ने बनाया था। इमरजेंसी यूज लिस्टिंग WHO का अप्रूवल मिल गया है। इसमें काफ़ी पहले मिल जाना था बट वो डेटा और डिमांड कर रहे थे, देन सर्टेन प्रोसीजरल डिले हो रहा था, ब्यूरोक्रेसी भी है, बट इट्स गुड कि फाइनली अभी रिलीफ मिला है और वैक्सीन अप्रूवल मिल गया। WHO का अप्रूवल मिल गया, इसके दो मायने हैं। एक तो जिन इंडियंस ने WHO लगाया है वो फॉरेन ट्रेवल कर सकते हैं, दूसरा हम फॉरेन कंट्रीज को जो सप्लाई कर रहे हैं वैक्सीनेशन उसमें भी कोवैक्सिन को एक बिग बूस्ट मिलेगा। तो कोवैक्सिन 12 करोड़ से ज़्यादा डोजेज लग चुके हैं इंडिया में। अच्छी वैक्सीनेशन है, 93% इफेक्टिवनेस है, 65% डेल्टा वेरिएंट के लिए भी थी। भारत बायोटेक और ICMR पार्टनरशिप में बनी है। हमने इसका एक्सपोर्ट भी किया है म्यांमार, पैराग्वे, जिम्बाब्वे, मॉरिशस, ईरान एट्सेट्रा। सो दिस इज अ गुड न्यूज़। कोवैक्सिन जो है ना वो थोड़ी डिफरेंटली बनी है, जैसे ये तीनों वैक्सीन का थोड़ा प्रोसीजर डिफरेंट है। जैसे ये कोवैक्सिन है, कोवैक्सिन में क्या होता है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन सार्स कोव 2 है, तो इसमें जो वायरस है वो इनएक्टिवेटेड कोविड वायरस बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है। इनएक्टिवेटेड है, डेड है, तो उसको देखकर बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। सिंपल टर्म्स में दिस इज कोवैक्सिन। जो दूसरी है एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड, इसमें क्या है कि एक डिफरेंट सिमिलर वायरस है, एडिनो वायरस चिंपैंजी वगैरह का, उसको म्यूटेट कराया जाता है, डिजाइन किया जाता है कोविड वायरस की तरह, और फिर उसको देख के असली कोविड वायरस के लिए बॉडी इम्यूनिटी तैयार कर लेती है। और जो तीसरी वैक्सीनेशन है वो है mRNA टेक्निक वाली, जैसी फाइजर, मॉडर्ना एटसेट्रा। कोवैक्सिन जो है बिकॉज इसमें इनएक्टिवेटेड वायरस आता है, इनएक्टिवेटेड होल वायरस आता है, तो ये ज्यादा इफेक्टिव मानी गई है डेल्टा वेरिएंट्स में, ऐसा एक स्टडी में पाया गया था। तो ये कोवैक्सिन और ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने मिलके बनाई है। इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिल गया है 18 प्लस के लिए, 2 डोज होंगे 28 दिन के, दिस अपार्ट, 4 वीक्स अपार्ट। सो दिस इज कोवैक्सिन।
वैक्सीनेशन सारी अच्छी है, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो या एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड हो या फिर एक रशियन भी है स्पुतनिक, फाइजर, मॉडर्ना, ऑल वैक्सीनेशंस अच्छी है। गो गेट वैक्सीनेटेड, इसमें वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं लानी है। सेंट्रल टीम्स रश टू स्टेट्स हिट बाय डेंगू। अब डेंगू का कहर भी बढ़ रहा है, तो डेंगू होता है मॉस्किटो से। मॉस्किटोज ब्रीड कहाँ पे होते हैं? साफ सफाई नहीं होती। तो नंबर वन रूल क्या होता है? क्लीनलीनेस। अभी फेस्टिवल भी है, तो फेस्टिवल में हम किस पे एम्फेसाइज करते हैं? क्लीनलीनेस। क्लीन करिए अपने रूम को, क्लीन करिए अपनी बुक्स को, क्लीन करिए अपनी स्टडी टेबल को, क्लीन ऑल द जंक, क्लीन ऑल मेमोरी, इमोशनल डंप्स वगैरह जो हैं सब क्लीन करिए। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जैसे कंप्यूटर में हम कैश क्लीन करते हैं ना, जंक क्लीन करते हैं, जो ऑब्सोलीट सॉफ्टवेयर हैं, फाइल्स हैं, मेमोरी है, उसको क्लीन करते हैं। मोबाइल में रैम क्लीन करते हैं। तो क्लीनलीनेस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। गो डू इट। सो डेंगू से भी प्रोटेक्शन होगा अगर हम क्लीनलीनेस करेंगे। देन सेंटर ने स्टेट्स में टीम भेजा है, रिव्यू कर रही है वो कि डेंगू के केसेस इतने बढ़ क्यों रहे हैं। देन दिस इज सेलिब्रेशन ऑफ लाइट्स। दिस इज लाइट, ये कहाँ पर है? सरयू रिवर, अयोध्या में दीपोत्सव, सरयू स्ट्रीक्स। दिस इज सेलिब्रेशन ऑफ लाइट्स। एनसीपीसीआर ने इशू नोटिस किया है एनसीईआरटी को ऑन ट्रांसजेंडर इंक्लूजन मैनुअल। ये जो एनसीईआरटी बुक्स है, इस बुक्स में जो कंटेंट होता है वो बड़ा रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए एनसीईआरटी बुक्स में। बिकॉज बुक्स के थ्रू क्या होता है, हम स्टूडेंट्स का माइंड, दिस थॉट प्रोसेस को शेप कर रहे हैं। इसीलिए एज अ टीचर भी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जिम्मेदारी पूर्वक सारी बातें बताएं। तो दिस इज एनसीईआरटी। एनसीपीसीआर क्या है? ये नेशनल कमीशन है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो एनसीईआरटी के कुछ कुछ कंटेंट में यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाया गया है। इन जनरल जो हमारा लाइन ऑफ थॉट है वो क्या है? ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ का मतलब होता है हर इंसान को राइट दिया गया है टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर। तो ट्रांसजेंडर्स को भी पूरा पूरा राइट है टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर, रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट। और सोसाइटी भी जो जो इल प्रैक्टिसेस हैं वो दूर होना जरूरी है। प्लस अगर आप गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स देखो तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी एनकरेज किया जा रहा है, पार्टिसिपेशन दिया जा रहा है। द पॉइंट इज वी नीड टू मेक देम मेन स्ट्रीम। रेगुलर जो नॉर्मल लाइफ होती है वो प्रोवाइड कराना जरूरी है। सो दिस इज सेलिब्रेशन ऑफ लाइट्स। सो ये फ्रंट पेज था द हिंदू का। कल छुट्टी है द हिंदू की और इंडियन एक्सप्रेस की भी छुट्टी है, तो कल दोनों न्यूज़पेपर की छुट्टी होगी। बट लेट अस सी, विल डू समथिंग। So this is the front page of the Hindu because for us every day means every day. Then ये एडिटोरियल है। फर्स्ट एडिटोरियल है पॉलिटिक्स, सेकंड एडिटोरियल है द रिकवरी टूल किट। रिकवरी टूल किट, रिकवरी किस बात की? इकोनॉमी की। इकोनॉमिक रिकवरी में ग्रीन शूट्स हैं बट ये फ्रेजाइल है, अभी अभी स्टेबल कंसोलिडेटेड नहीं है। रीबूट करना पड़ेगा टैक्स पॉलिसी को, तो उससे हेल्प मिलेगा। अब यहाँ क्या लिखा है? इकोनॉमिक रिकवरी के इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या है? जैसे कि लेटेस्ट जो डेटा आया है जीएसटी कलेक्शन का, कल देखा था ना 1.3 लाख करोड़। गुड। डायरेक्ट टैक्स में जंप हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में जंप हुआ है, एक्सपोर्ट में जंप हुआ है। तो कॉन्फिडेंस दिख रहा है इकोनॉमी में कि जो डेंजर जोन था कोविड-19 पैंडेमिक का, उससे हम बाहर आ गए हैं। बट ये जो हीलिंग हुई है ना, ये अभी भी अनइवन नहीं है। हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि वी शेप्ड रिकवरी होगी, बट अभी भी ये के शेप्ड ज्यादा नजर आ रही है। कुछ सेक्टर में तो इम्प्रूवमेंट हुआ बट कुछ सेक्टर अभी भी इम्प्रूव, रिकवर नहीं कर पाए। फाइनेंस मिनिस्टर बिलीव करता है कि जो 1.3 लाख करोड़ का रिकवरी दिस जीएसटी कलेक्शन हुआ, अच्छी बात है, ये और अच्छा हो सकता था। बट ऑटोमोबाइल में ग्रोथ नहीं हुआ। ऑटोमोबाइल में सेल्स ऑफ कार प्रोडक्ट्स नहीं हुई अच्छी। क्यों नहीं हुई? इंटरनेशनल रीजन है शॉर्टेज ऑफ चिप्स, सेमीकंडक्टर्स का शॉर्टेज है। तो ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्शन नहीं हो पाया और उनका सेल भी कम हुआ। देन अभी पेंट अप डिमांड भी माना जा सकता है। फेस्टिवल टाइम आ गया है, फेस्टिवल में हम शॉपिंग एंड इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा करते हैं, तो इससे भी रिकवरी नंबर्स बढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें भी सर्ज हुआ है, जॉब्स, ऑर्डर्स डोमेस्टिक ग्लोबल लेवल पे बढ़े हैं। तो ये एक चीज़ है।
पर अगर हम देखें जॉब्स का भी, तो जॉब्स में भी ना अभी एक बहुत बड़ा चर्न चल रहा है। एक तो नेचर ऑफ जॉब्स चेंज हो रहा है, प्लस पीपल वॉलेंटरी भी अब जॉब जो है ना उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम हुआ, इस टाइप के चेंजेस आ रहे हैं। तो जॉब में भी अभी लाइक मोर एंड मोर पीपल आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द रेगुलर जॉब्स, अवे फ्रॉम द रेगुलर जॉब्स, और रेगुलर जॉब्स का शॉर्टेज भी है। ये आईएचएस मार्केट परचेजिंग मैनेजर के इंडेक्स में बताया। आईएचएस मार्केट कल देखा था ना, आईएचएस मार्केट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। सो द पॉइंट इज कि ग्रीन आगे दिख रहा है, ग्रीन शूट्स हैं, बट कंसोलिडेटेड नहीं है। क्रेडिट ग्रोथ बढ़ा, रेल पैसेंजर का रेवेन्यू, ट्रैफिक कंजेशन, ये अभी भी इंसिपिड है। इंसिपिड मतलब ज्यादा ग्रोथ नहीं आई है, आएगी भी नहीं, बिकॉज अभी कंप्लीट लॉकडाउन नहीं हुआ है। कोविड-19 का अभी भी यहाँ पे हैंग इम्पैक्ट दिख रहा है। इंडिया का एक्सपोर्ट भी स्ट्रांग है, बट इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा है। इंपोर्ट मतलब बाहर से चीजें इंडिया में बुला रहे हैं। जैसे कोल देखा, कोल शॉर्टेज हुआ, फ्यूल का प्राइस बढ़ गया है, एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट इंपोर्ट बढ़ने के कारण ये एक्सपोर्ट नलिफाई हो रहा है। राबी की क्रॉप है और फर्टिलाइजर का इशू आ गया था, ऑल्दो इसका अभी इम्पैक्ट इतना दिखा नहीं है। प्लस रूरल डिमांड नहीं है, राइजिंग ऑयल प्राइसेस है। तो अगर रूरल डिमांड नहीं आएगी तो इंडिया की इकोनॉमी है डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी, और इसमें रूरल डिमांड का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम देख रहे थे टू व्हीलर्स ट्रैक्टर्स का सेल कम हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। फ्यूल कंजम्पशन कम हो रहा है। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन एक यहाँ पे टर्म लिखा है, डिस्क्रिशनरी दिस कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन मतलब आप कोई चीज खरीद रहे हो, डिस्क्रिशनरी मतलब और नॉन डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी मतलब यू विल थिंक कि लेना है या नहीं लेना है। नॉन डिस्क्रिशनरी मतलब जैसे पेट्रोल, अब गाड़ी चल रही है तो पेट्रोल तो भरवाना ही पड़ेगा, इसमें आपके पास चॉइस नहीं है। तो नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन तो बढ़ा है फ्यूल प्राइसेस वगैरह के कारण, बट जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन होता है कि यू गो एंड थिंक कि चलो कार लेते हैं या फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं या परचेज दिस थिंग दैट थिंग, ये डिस्क्रिशनरी है। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन कम है, इसीलिए इकोनॉमी में डिमांड नहीं आ रही। नॉन डिस्क्रिशनरी ज्यादा है, तो कंजम्पशन बढ़ा, बट उसमें नॉन डिस्क्रिशनरी जैसे कि फ्यूल प्राइस का परसेंटेज ज्यादा था। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो है ये बाउंस बैक कराना जरूरी है। तीसरा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि ओवरऑल अगर हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें कोविड का, तो जो पुअर हैं, पुअर के लिए जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, देर वर सो मेनी योजनाज। जो रिच है वो केपेबल है, बट जो अर्बन पुअर है या जो मिडिल क्लास है, ये वर्स्ट हिट हुआ है, वर्स्ट हिट हुआ है, इनको बेनिफिट्स नहीं मिले। सो अर्बन पुअर और जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, इनके बारे में सोचना भी जरूरी है। तब जाके इंडिया का दिस कंसोलिडेटेड इकोनॉमिक रिकवरी हो पाएगा। अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास, बिकॉज इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो फिक्स्ड सैलरीड फैमिली होती है, जैसे 10,000 रुपए महीना मिल रहा है, अब अगर पेट्रोल ही 110 रुपए का हो जाएगा तो जो महीने भर का बजट है वो इम्पैक्ट होगा। तो इन्फ्लेशन से जो मिडिल क्लासेस हैं इन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है। तो पॉइंट इज कि इट इज गुड कि रिकवरी हो रही है, बट इसको कंसोलिडेट करना जरूरी है। सो दिस इज दिस एडिटोरियल द रिकवरी टूल किट। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है, बैटिंग फॉर वन साउथ एशिया मेक्स मोर सेंस। वन साउथ एशिया, सुहासिनी हैदर मैम ने लिखा है न्यू प्रोफाइल पे, गुड। बैटिंग फॉर वन साउथ एशिया मेक्स मोर सेंस। तो यहाँ बात किया है कि जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया ना एक यूनिट है, एक सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है इसे। और इस साउथ एशिया में डिपेंडेंस, इंटरकनेक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, जितना डिजायर्ड है उतना है नहीं। तो वी नीड टू मेक साउथ एशिया वन, जैसे सृजन इंडिया वन है वैसे साउथ एशिया वन का यहाँ लॉजिक बताया है। When it comes to climate change, India's ideas would pack more punch if they have a clear roadmap for the region. Clear roadmap. अब जैसे साउथ एशिया है, साउथ एशिया में एक तो सार्क है। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, बट सार्क में डिफरेंसेस आते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान सेम दिस पेज में नहीं आ पाते हैं, तो उसके कारण सार्क एज एन इंस्टीट्यूट डिलीवर नहीं कर पाता है। सेकेंड है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, BBIN। बट यहाँ पे जैसे ट्रांसपोर्ट मोटर अग्रीमेंट की बात थी, तो भूटान ने इससे बैकआउट कर लिया। क्यों? क्योंकि भूटान को लग रहा था फ्री दिस पैसेज देंगे
मोटर व्हीकल्स एटसेट्रा का, तो उससे एनवायरनमेंट डैमेज बहुत होगा भूटान का, और भूटान की इकोलॉजी बहुत सेंसिटिव है। तो मोटर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड था BBIN, इसमें भी कन्वर्जेंस नहीं आया। तीसरा है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के सारे मेंबर्स के नाम आप बताइए। तो बिम्स्टेक में बड़ा पोटेंशियल है और इंडिया बिम्स्टेक को भी प्रमोट करता है, बिकॉज सार्क का ऑल्टरनेटिव बिम्स्टेक बन सकता है। बट बिम्स्टेक में भी कोई यूनाइटेड चार्टर आज तक दिखा नहीं इतना, तो इसमें भी पोटेंशियल है बट रियलाइजेशन नहीं हो रहा है उस पोटेंशियल का। इंडिया का जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ग्लासगो समिट में बताया कि जो हमारा रिकॉर्ड है, जैसे 2015 के बाद, 2015 क्या था, पेरिस अकॉर्ड। पेरिस अकॉर्ड किसको रिप्लेस किया था, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। मतलब कि ये दोनों था ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए। तो 2015 का पेरिस अकॉर्ड था। 2015 में ही हमने इनिशिएटिव लिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का और कोalition फॉर डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रा। डिजास्टर आएगा बट हमारा इंफ्रा उससे प्रूफ रहेगा, फुल प्रूफ रहेगा, रिजाइलेंट रहेगा। तो ISA और दिस इज CDRI, ये दो इनिशिएटिव्स लिए। देन CDRI के अंदर हमने बनाया IRIS, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजाइलेंट स्पेशली आइलैंड स्टेट्स, जो द्वीप वाले स्टेट्स हैं, बिकॉज ये ज्यादा वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। तो COP26 में ये बात किया ISA, CDRI और इसके अंदर IRIS। गुड। वर्ल्ड लीडर्स और वर्ल्ड ने इसको वेलकम भी किया। पहले ये था कि इंडिया नेट जीरो का डेडलाइन नहीं देगा, बट इंडिया ने 2070 डिक्लेयर किया। जो 5 अमृत बताए प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसको सबने अप्रिशिएट किया। दिस इज गुड। बट बात यही होगी कि आपने गोल्स तो बता दिए, इसका अचीव कैसे करेंगे, इसमें अभी सवाल उठेंगे। दूसरा, अगर साउथ एशिया की जो बात करें तो ये एक ज्योग्राफिकल यूनिट की तरह है, शेल्टर्ड बाय द हिमालय। जैसे यहाँ पे हिमालय, नॉर्थ में हिमालय आ जाता है, फिर इधर, तो ये पूरा एक यूनिट है। साउथ एशिया इज एंटायर यूनिट। जैसे पुराना जो इंडिया था हमारा, पुराना इंडिया भी, ये नए स्टेट्स तो बाद में बने, पहले ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाया जाता था, बिकॉज दिस इज अ ज्योग्राफिकल यूनिट। ग्लेशियर्स हैं नॉर्थ में, और ग्लेशियर्स रिवर्स लाते हैं, रिवर्स ओशन में आती है। पूरा जो सिविलाइजेशन है वो रिवर्स पे बेस्ड है हमारा। देन क्लाइमेट सेम है, मूनसून सेम है, तो कॉमन चीजें बहुत है साउथ एशिया में। साउथ एशिया वर्ल्ड का बिगेस्ट एरिया ऑफ कंसर्न भी है जब क्लाइमेट चेंज की बात होती है। क्यों? क्योंकि साउथ एशिया की जो ज्योग्राफी है वो बहुत फेवरेबल ज्योग्राफी है। इतनी अच्छी ज्योग्राफी ना तो अरब में मिलती है, कहीं नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी जो सब कॉन्टिनेंट की है, दिस इज वेरी वेरी फेवरेबल। फेवरेबल होने के कारण यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा है तो यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है उसका इम्पैक्ट, उसका थ्रेट भी ज्यादा है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट करना जरूरी है। साइक्लोन्स, ग्लोबल वार्मिंग, कोस्टल डिग्रेडेशन, सॉइल सैलिनिटी, वाटर स्कार्सिटी, ये जो भी कीवर्ड्स है ना, इनका वर्स्ट इफेक्ट आ सकता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। एक रिपोर्ट और थी, कॉस्ट्स ऑफ क्लाइमेट इनएक्शन। अगर हम इनएक्शन ले रहे हैं ना, तो उससे ह्यूज कॉस्ट पे करनी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट के टर्म पे, और डिस्ट्रेस माइग्रेशन। माइग्रेशन, कोस्टल एरिया डूबने लग जाए तो सब माइग्रेट करेंगे, तो ये होगा डिस्ट्रेस माइग्रेशन। प्लस सब कॉन्टिनेंट में लोअर इनकम ग्रुप है, लोअर पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी है, तो इन दोनों को भी फैक्टर इन करना चाहिए। इंडिया ने जो कीवर्ड्स बताए, क्लाइमेट जस्टिस हो, ग्लोबल फंडिंग, पैसे बराबर मिले, क्लाइमेट एडेप्टेशन हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, IPR हो, ये भी ज़रूरी है। एनर्जी एफिशिएंट ग्रीन बिल्डिंग्स हो, क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आए, ग्रीन ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है, इंफ्रा में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सोलर ग्रिड्स बनाए, विंड फार्म्स बनाए, रन ऑफ रिवर एनर्जी प्रोजेक्ट्स बनाए, सब बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। बीजिंग ने अब जैसे बैंक बनाया, बीजिंग लेड है AIIB, है ना, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ब्रिक्स का बैंक है दिस न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऐसे ही एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है मनीला, फिलीपींस। सो द पॉइंट इज, ये जो बैंक्स हैं ये स्पेसिफिकली साउथ एशिया को फोकस नहीं कर रहे हैं। सो हमें एक ऐसा भी एक इंस्टीट्यूशन बनाए, क्यों ना बनाए, जो साउथ एशियन एंटिटी को रिप्रेजेंट करे। साउथ एशिया में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उधर अब चाइनीज सॉल्यूशन हम ज्यादा ढूंढ रहे हैं, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बट चाइना इज नॉट साउथ इंडिया, साउथ एशिया। सो द पॉइंट इज, चाइनीज सॉल्यूशन में बड़े लकुना है, प्रॉब्लम्स है, ये हमारे एस्पायरेशंस को फुलफिल नहीं कर सकता। द पॉइंट इज, दिस इज द टाइम
कि इंडिया लीडरशिप को आगे बढ़े और दिस एक्नॉलेज करे। इंडियन लीडरशिप इज रिक्वायर्ड। हमारा इंटर रीजनल ट्रेड एंड कनेक्टिविटी भी कम है। माइग्रेंट लेबर इश्यूज में कोऑपरेशन नहीं हो रहा है। हम टूरिज्म को बढ़ाएं, क्रॉस बॉर्डर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं। द पॉइंट इज ये पूरा साउथ एशिया जो है, साउथ एशिया है, इसमें ह्यूज स्कोप है कोऑपरेशन का, ग्रोथ पोटेंशियल का। और हम सब ना एक जैसे ही है, ज्यादा डिफरेंसेस है नहीं। बीट पाकिस्तान, बीट इंडिया, बीट बांग्लादेश, इधर नेपाल, भूटान, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। मोर और लेस जो जनता है सब जगह, सारी जनता मैक्सिमम लोअर इनकम ग्रुप की है। हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो भी सेम है। सो द पॉइंट इज वी नीड मोर इंटीग्रेशन, क्लोजर कोऑपरेशन होना चाहिए, और ये सबके फायदे की ही बात होगी। सो इसमें इंडिया लीडरशिप ले तो अच्छा होगा। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे मैम ने दिए हैं। ओके, अब इंडियाज 5G लीप इज अबाउट पावरिंग टुमारो। 5G लीप, अब जैसे साउथ एशिया देखा ना, तो इस पे ये एक नोट भी प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर अ नोट ऑन साउथ एशिया। साउथ एशिया क्या है? इंटीग्रेटेड यूनिट है। किस टाइप से एक इंटीग्रेटेड यूनिट है? ज्योग्राफी बताइए, कल्चर हमारा कितना कॉमन है सब जगह, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स भी डिस्कस करिए। इन सब पिलर्स पे सोचिए, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। ओके, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट है वो है 5G। 5G क्या होता है? जनरेशंस होती है। जैसे फर्स्ट जनरेशन आया था, इसमें केवल आवाज पे फोकस था, मोबाइल वॉइस कम्युनिकेशन 80s में था, एनालॉग वॉइस था। फिर 2G आया तो थोड़ा एफिशिएंट वॉइस आने लग गया, डिजिटल वॉइस आने लग गई। 3G आया तो डेटा पे फोकस हुआ, मोबाइल डेटा, फोकस शिफ्ट टू मोबाइल डेटा। 4G अभी हम चल रहा है इंडिया में ज्यादातर, तो यहाँ मोबाइल ब्रॉडबैंड। सी जियो आते ही कितनी स्पीड बढ़ गई, 4G। अब जो नेक्स्ट आएगा 5G, तो वो तो मतलब वायर्ड ब्रॉडबैंड से भी बेटर स्पीड आएगी आपको, वायरलेस यूनिफाइड कनेक्टिविटी फैब्रिक फॉर द नेक्स्ट डेकेड। तो जैसे अभी फेसबुक भी मेटा ला रहा है ना, सब तैयारी कर रहे हैं 5G के दिस अराइवल की। 5G वायरलेस एज। 5G मतलब कनेक्टिविटी होगी, तो इसमें हम बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कंज्यूम कर पाएंगे। कंज्यूमर एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कनेक्टेड डिवाइस होगी, कनेक्शन फास्ट होगा, वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी बढ़ेगी। तो डेटा बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस होंगी, हेल्थ में, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, एनवायरनमेंट, एनर्जी, एग्रीकल्चर, रिटेल। 5G का यूज़ बहुत वाइड यूज केसेस हैं। इंस्टेंट रेस्पॉन्स है, बिकॉज 2 मिली सेकेंड है इसका। 2 मिली सेकेंड में मतलब डिवाइसेस रियल टाइम पे एक दूसरे से बात कर पाएंगी। तो अगर रियल टाइम पे कनेक्ट होंगी, कम्युनिकेशन होगा, तो सोचिए इसका ऑटो दिस कार, जैसे टेस्ला की कार है, ऑटो दिस कार, इसमें फायदे होंगे। ड्रोन डिलीवरी होगा, रिमोट कंट्रोल, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। सो ये जो ड्राइवरलेस कार्स हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, हेल्थ केयर में हो रहे हैं, ड्रोन डिलीवरी हो रही है। 5G के लिमिटेड अनलिमिटेड यूज केसेस होने वाले हैं। द पॉइंट इज इसके लिए हमें इसकी फाउंडेशन बेटर प्रिपेयर करना पड़ेगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो डेटा इंटेंसिव होगा, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है, 5G से नए एम्प्लॉयमेंट्स भी बनेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, स्मार्ट सिटीज हम बना रहे हैं, एग्रीकल्चर, एनर्जी, रिमोट मॉनिटरिंग, स्मार्ट ग्रिड्स, टेली हेल्थ। टेली का मतलब दूर होता है, तो टेली हेल्थ, टेलीविजन, लाइक दैट। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होगा, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग होगा, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। अब जो कुछ भी सोच सकते हो ना, सब जगह 5G फिट होगा। तो वी नीड टू ब्रेस फॉर फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन मोबाइल ब्रॉडबैंड हर जगह मिलेगा, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ह्यूमन और मशीन का इंटरेक्शन बढ़ेगा, मॉनिटरिंग, मोबाइल क्लाउड, ये सब कीवर्ड्स हैं, बजवर्ड्स हैं, ये सारे दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट। और लो लेटेंसी है तो रिलायबल भी है, रियल टाइम पे कम्युनिकेशन हो रहा है, एन नंबर ऑफ यूज केसेस है फिफ्थ जनरेशन के। अब अब आते हैं इसके फाउंडेशन को कैसे बेटर करें। तो सबसे बड़ी कॉस्ट जो है ना 5G का प्रॉब्लम वो है कि ये बड़ा महंगा होने वाला है, हाई कॉस्ट है, हाई कॉस्ट। तो हमें इंफ्रा डेवलप करना पड़ेगा, इंफ्रा। और जो कंपनीज हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा मार्केट मैकेनिज्म में, जैसे उनको फैसिलिटेट करो, सिमुलेटिंग, ऑक्शनिंग, कंपटीशन, फंक्शनिंग मार्केट। बिकॉज जब 4G आया था तब आप देखो सारे टेलीकॉम की हेल्थ डिटीरियोरेट हुई। 5G में वी नीड टू डू बेटर, प्लस बिकॉज दिस इज हैविंग अ हाई कॉस्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ध्यान दें। FDI लाए, 100% ले आए ऑटोमेटिक रूट से। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का मुद्दा काफी लंबा खिंचा था,
ऑल्दो रिलीफ मिला टेलीकॉम कंपनीज को। तो ये जो लॉज है ना ये क्लियर कट हो ताकि इस टाइप की एम्बिग्यूटी एंड दिस हिकअप्स नहीं आए 5G के रोल आउट में। एक्सेस गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रोवाइड करे। स्पेक्ट्रम जो ऑक्शन होगा उसका प्रॉपर रोड मैप बनाए, वरना जैसे 2G 3G केस हुआ था वैसा नहीं हो। डिजिटल डिवाइड इज ऑल्सो वन थिंग, और इसको भी एड्रेस करे बिकॉज इंडिया की सारी पॉपुलेशन सेम एक्सेस सेम लेवल पे नहीं है। तो डिजिटल डिवाइड क्रिएट ना हो जाए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो दीज आर सम वेरी जनरल पॉइंट कि 5G जो आ रहा है 2025 तक तो काफी मास स्केल में रोल आउट हो जाएगा। वी नीड टू प्रिपेयर अवर सेल्व्स फॉर दिस 5G बिकॉज इसमें अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। ऑन डीलिंग विद फॉल्स क्रिमिनल केसेस, अब फॉल्स केसेस आरोपों से क्या होता है, उस आरोप को गलत सिद्ध करने में बड़ा टाइम एनर्जी लग जाता है और फिर टाइम इज गॉन। जैसे हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, जैसे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह भी हैं, दिस मिस्टर विनोद राय कैग। सो द पॉइंट इज ये जो फॉल्स केसेस हैं इस पे भी डील करने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स शुड एंश्योर इनोसेंट इंडिविजुअल सफर नहीं करे द रिगर ऑफ द लॉ। नोट डाउन दिस लाइन, no innocent individual have to suffer the rigors of the law. Then a court order for the ages, पेगासस केस से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट काफी स्ट्रिक्ट इसमें डिसीजन ले रही है कुछ मैटर्स में। पेगासस इज वन सच थिंग। सर्विलेंस की बात है, और वो जो 4 कंडीशंस बताई है कि स्टेट बेस्ड सर्विलेंस तभी होगा जब वो इन 4 कंडीशंस को फुलफिल करेगा। हैव अ लुक नोट्स। Then this is job loss and found in October, और Palestine प्राइम मिनिस्टर कॉल्स फॉर इंडियन सपोर्ट। इंडिया सपोर्ट करता है फलस्तीन को। हमारी पॉलिसी हमेशा 2 स्टेट पॉलिसी रही है कि इजराइल भी रहेगा और फलस्तीन भी रहेगा, दोनों को यहाँ पे पीसफुली एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस होगा। दिस इज अवर पॉलिसी। पाकिस्तान क्लोजेज एयर स्पेस अ डे बिफोर दीपावली, एयर क्वालिटी ड्रॉप्स टू सीजनल लो। कोवैक्सिन को WHO का इमरजेंसी यूज मिल गया। प्राइवेट जेट्स फ्लाई आउट ऑफ कोविड टर्बुलेंस, गुड। एट COP26 TN टीनेजर टेल्स लीडर दैट यूथ आर एंग्री। तो दिस इज गुड। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो एल्डर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सस्टेनेबिलिटी रखें। सस्टेनेबिलिटी नहीं रखेंगे तो एल्डर्स तो चले जाएंगे थोड़े टाइम बाद, बट नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है उनके पास ना तो रिसोर्सेज रहेंगे, क्लाइमेट भी इतना डिटीरियोरेट हो जाएगा तो उनके जो लाइफ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज होंगे। सो ये जो एंगर है ये जस्टिफाइड है। COP26 में बताया लीडर्स को यूथ आर एंग्री, बट देर इज वन मोर एंगल। आजकल का जो यूथ है वो एंग्री बहुत ज्यादा है, बट सब्सटेंस भी होना चाहिए वहां पे, सब्सटेंस, लॉजिक, एंड देर इज अ वे टू प्रेजेंट योर पॉइंट्स। ओके, एक्शन भी होना चाहिए। प्लेन वर्ड्स एंड एंगर से नो गुड। ऑलराइट। प्लस जो जैसे सीनियर्स होते भी हैं तो एट टाइम्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उनका व्यू पॉइंट क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या है। लाइक एल्डर्स ऑल्सो नो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बट इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी है। इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बिकॉज इसमें इकोनॉमी भी इन्वॉल्व है, वर्ल्ड लेवल की जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। तो लाइफ और डिसीजंस ऐसे क्लियर ब्लैक एंड वाइट भी नहीं होते, देर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स एज वेल। तो ये बात भी यूथ को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। Center flags rise in number of COVID-19 cases. Health Ministry writes to Himachal Pradesh. Then NHRC violence. Then Pegasus spyware को blacklist में रखा है यूएस ने. This is China. Fed to begin slowing economic aid. ये फेडरल रिजर्व है, फेडरल रिजर्व यूएसए का। इकोनॉमिक एड दे रहा था बिकॉज कोविड-19 से लॉकडाउन एंड इकोनॉमी स्ट्रेस में थी, मतलब इजी मनी पॉलिसी थी। अब इस पे टैपरिंग होगी, फिस्कल टैपरिंग। तो वहां का सस्ता पैसा मिल रहा था और लोग क्या करते हैं, यूएसए का सस्ता पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में आ जाता है, स्टॉक मार्केट इससे हाई चला जाता है। अब यहाँ पैसा सस्ता नहीं मिलेगा तो हॉट मनी जो था इंडिया का वो फ्लाई हो जाएगा। ऐसा हुआ था पहले भी जब 2007 लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था। फेड टू बिगिन स्लोइंग इकोनॉमिक एड। तो लेट अस सी इसका स्टॉक मार्केट्स में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बट अब आरबीआई भी आप देखना, जो अभी तक हम बहुत अकोमोडेटिव इजी मनी पॉलिसी थी, रेपो रिवर्स रेपो में भी, इसमें अब थोड़ा इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी होगी। दिस इज गोइंग टू हैपन। देन अक्टूबर सर्विसेज आउटपुट ग्रोज अ डेकेड हाई। पीएमआई कल हमने देखा था, पीएमआई का डेटा बोल रहा है अक्टूबर सर्विसेज आउटपुट ग्रोज डेकेड हाई। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, वैक्सीनेशन कवरेज भी बढ़ रहा है,
कोविड लॉकडाउन भी अब ईज हो गए हैं, प्लस इकोनॉमी फेस्टिवल टाइम है। आईएचएस मार्केट का डेटा बताया 58.4 था, पीएमआई 58.4, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। कॉन्फिडेंस स्टिल सबड्यूड एज कॉस्ट प्रेशर बिल्डअप, एक्सपोर्ट ऑर्डर अभी भी रिमेन वीक है। सेम थ्योरी है कि रिकवरी हो रही है बट अभी कंसोलिडेशन नहीं है। केन एनर्जी बिगिन प्रोसेस टू एंड टैक्स डिस्प्यूट, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन इंडिया ने दिस हटा दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, रिफॉर्म्स एड कर रहा है। पुअर आईबीसी रिकवरी कॉल्स फॉर प्रोसेस रीज क्रिजल इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। इसका एक बहुत अच्छा नोट हमने शेयर किया था, हैव अ लुक, सर्च इन टेलीग्राम, आईबीसी रिकवरी। देन दिस इज स्पोर्ट्स, कल इंडिया फाइनली जीत गया अफगानिस्तान से। द्रविड अपॉइंटेड इंडियन हेड कोच, एक्सीलेंट मूव। His innings will begin with the home series against न्यूजीलैंड। द्रविड़ का स्टेटमेंट है, ट्रस्ट द प्रोसेस। प्रोसेस अगर करेक्ट होती है ना तो रिजल्ट भी करेक्ट आते हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस एंड हैव पेशेंस, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड हैव पेशेंस। सो दिस इज द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो WHO ने क्लियर किया इंडिया की होममेड वैक्सीनेशन फॉर ग्लोबल यूज, ओवरसीज ट्रैवल इजी होगा और एक्सपोर्ट भी इजी होगा। एक्सेलेंट। पेट्रोल डीजल की प्राइस में कट हुआ है। कल तो इंडियन एक्सप्रेस की भी छुट्टी है। अयोध्या एंड दिवाली इवनिंग, दिस इज देयर फेस्टिवल। अक्टूबर में सर्विस सेक्टर शो स्ट्रॉन्ग अपटिक्स। सर्विस सेक्टर, वैसे इंडिया की इकोनॉमी ना सर्विसेज सेक्टर पे ज्यादा डिपेंडेंट है। 1991 के जो रिफॉर्म्स हुए थे एलपीजी, इसने सर्विस सेक्टर को तो बड़ा फायदा पहुंचाया, पर मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में इतना कुछ बेनिफिट नहीं आया था। सर्विस सेक्टर हमारा स्ट्रेंथ है। दिस इज सोबरिंग फोरकास्ट। अब इसीलिए हम मैन्युफैक्चरिंग पे अब इतना फोकस कर रहे हैं कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हो, सेल्फ रिलायंट हो, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत प्रोग्रेस नहीं कर पाए। दिस इज सोबरिंग फोरकास्ट, पैंडेमिक वैनिंग, पैंडेमिक कम हो रहा है, एमिशन ऑफ CO2 बढ़ रहा है बिकॉज लॉकडाउन हट रहा है, वापस इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, मतलब CO2 का फ्यूल बर्न होगा, CO2 एमिशन होगा। देन दिल्ली में ईवी पुश है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जरूरी भी है। ये सिटी ऑफ लाइट्स नोएडा। साइबर क्राइम्स ऑन राइज, स्कूल्स टू ट्रेन चिल्ड्रन टू बी ऑन लुकआउट। सी, डिजिटल में क्राइम्स भी होते हैं, डिजिटल में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। दिस इज ऑन राइज। तो द पॉइंट इज वी नीड टू ट्रेन चिल्ड्रन बेटर, उनको सही और गलत का समझ बताना जरूरी है। देन दिस इज सेलिब्रेट, ट्रूप्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे राजौरी पे। एक्सेलेंट। चीफ भी गए हैं फॉरवर्ड एरियाज में। हमको तो इतना फ्रीडम मिलता है कि हम अपना फैमिली के साथ यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट थिंक अबाउट ट्रूप्स, इनके लिए तो ऑफ डे भी नहीं है। एवरी डे मीन्स एवरी डे दे हैव टू बी देयर, दे हैव टू बी सेफ, दे हैव टू बी अलर्ट, दे आर ऑन ड्यूटी 24/7। सो सेलिब्रेट करेंगे दिवाली ट्रूप्स के साथ। देन कनाडा से ये वापस आया है अन्नपूर्णा आइडल, रिटर्न टू काशी। अन्नपूर्णा मतलब फूड। टीवी स्टूडियो क्लिनिक, मिस इन्फॉर्मेशन पोजिंग एज मेडिकल एडवाइस आफ्टर दिस हार्मफुल है। कई बार हम देखते हैं ना टीवी में कुछ भी प्रोग्राम्स वगैरह आ रहे हैं, दे प्रिटेंड टू बी डॉक्टर एंड मेडिकल एडवाइसेस वगैरह भी दे रहे हैं। बी केयरफुल। दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि विजिट योर रेगुलर ऑफलाइन फैमिली डॉक्टर और उनसे कंसल्ट करना चाहिए। ये इंटरनेट से गूगल में पढ़ के कुछ भी मेडिकल एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज, हम आजकल ये एक्सरसाइज का बड़ा माहौल चल रहा है, एक्सरसाइज करो, इतना मैराथन रन कर लो, दिस एंड दैट। नो, एक्सरसाइज हमेशा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। जितनी कैपेसिटी है, बॉडी बोल रही है इतना करना है तो उतना ही करना है। ये शो ऑफ या फिर अननेसेसरी प्रेशर एंड ऑल, नो। प्लस बॉडी शेमिंग जैसी चीजें जो इंस्टाग्राम वगैरह में होती है, इस पे ध्यान नहीं देना है। हर बॉडी डिफरेंट होती है, बॉडी जो हमारी होती है डिफरेंट होती है। सो बॉडी जैसी भी है, बी वेरी प्राउड ऑफ इट। ओके, अननेसेसरी इसमें बॉडी का इसमें नहीं, पेन नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है। ओके, एक्सरसाइज एंड ऑल, बिकॉज ये बैकफायर भी करता है। बहुत सारे केसेस आते हैं कि जिम जाते हैं और अननेसेसरी बड़ा बड़ा वेट उठा रहे हैं। नो, ये बैकफायर करेगा। बहुत सारे यहाँ पे केसेस ऐसे आए हैं। सो एक्सरसाइज जितना आपका लिमिट एंड कैपेसिटी है और सस्टेनेबल वे में करना है, विच इज रिक्वायर्ड। और ये एक्स्ट्रा जो सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं, नो, ये नहीं लेना है। मिथेन नहीं लेना इन द सेंस, एक्सपर्ट का एडवाइस लो, अननेसेसरी खुद से डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। एवरी बॉडी इज डिफरेंट।
देन दिस इज मीथेन प्रॉमिस, जैसे अभी ग्रीन हाउस गैस का कम करना है, साथ ही साथ मीथेन जो है ये भी ग्रीन हाउस गैस CO2 करना है, बट मीथेन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ग्रीन हाउस गैस ही है पॉल्यूशन दिस ग्लोबल वार्मिंग में। तो मीथेन भी कट करना है और डिफॉरेस्टेशन भी कम करना है। ये दो नई बातें अभी ग्लासगो में आई थी। अ जॉब टू बी डन, MG नरेगा, दिस इज फेस्टिवल सीजन, फिजिकल, दिस अभी भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। द उर्दू इन अस, जो उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा जो इवॉल्व हुई ये कहाँ पर हुई? आंसर उर्दू। इसकी बड़ी अच्छी हिस्ट्री है उर्दू लैंग्वेज की। देन वॉकिंग द ग्लासगो टॉक, वॉकिंग द ग्लासगो टॉक, दिवाली गिफ्ट है, वैल्यू करें वैक्सीनेशन, सिल्वर लाइनिंग है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, गुड। यूएस बिगिंस वैक्सीनेटिंग किड्स 5 से 11 के बीच में, रिपब्लिकन विंस वर्जीनिया। ऑनरिंग मैंस बेस्ट फ्रेंड डॉग, तो जो नेपाल है वहाँ पे फेस्टिवल होता है जिसमें डॉग्स को काफ़ी अच्छा ट्रीट किया जाता है। ये 5 डे तिहार फेस्टिवल कहते हैं इसे, 5 डे तिहार फेस्टिवल। सो दिस इज डॉग्स ऑनरिंग मैंस बेस्ट फ्रेंड। यूनिसेफ टू डायरेक्टली फंड अफगान टीचर्स बिकॉज वहाँ पे तालिबान है। वन सन वन वर्ड वन ग्रिड टू कनेक्ट फैसिलिटीज फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। ये क्या है? जैसे सोलर एनर्जी है, वैसे तो अर्थ में हमेशा सनलाइट आती है, बट सम जगह डे है, कुछ जगह नाइट है। तो अगर हम ऐसी एक ग्रिड बनाए, बिकॉज सोलर एनर्जी राइट नाइट में तो आएगी नहीं, तो हम एक ऐसा ग्रिड बनाए कि वो कंपनसेट भी करती रहे। जैसे यहाँ अभी लाइट है तो वो इधर जहाँ लाइट नाइट है वहाँ पे सप्लाई हो जाए, जब यहाँ डे आ गया तो यहाँ सप्लाई हो जाए। कुछ कंट्रीज में जैसे क्लाउड हो गया या सोलर एनर्जी प्रॉपर वहाँ पे रिसीव नहीं हो रही है, तो ग्रिड से कनेक्टेड होंगे ना, तो एक स्टेबलाइज सोलर एनर्जी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सारी जगह पे, इसको बोलते हैं ग्रिड। तो वन सन, सन एक है, वर्ड एक है, तो ग्रिड भी एक बना है। ये है वन सन वन वर्ड और ग्रिड भी एक है, सारी फैसिलिटीज कनेक्ट करें ग्रीन फ्यूचर में। तो ये एम्बिशियस बात अभी कही है COP26 में। आर्ग्यूमेंट ये भी है कि वर्ल्ड के बजाय पहले हम साउथ एशिया में ही एक ऐसा ग्रिड बना लें, तो उसको ट्रायल करें इंडिया, भूटान, बांग्ला, म्यांमार, नेपाल में सेम ग्रिड बनाने की कोशिश करें, फिर वो वर्कआउट होगा तो फिर वर्ल्ड लेवल पे करें। दिस इज आर्ग्यूमेंट। देन यूएस फेड टेपर कर रहा है, हायरिंग एक्टिविटी बढ़ी है। फेसबुक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर तो शट है, बट एल्गोरिदम अभी भी है वहां पे। NHAI पैसे उठाया है 5,000 करोड़ वाया इनविट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक्सेलेंटली वर्क किया है फॉर पास्ट सम टाइम रोड इंफ्रा डेवलप करने में, बट रोड इंफ्रा डेवलप होता है तो उसमें भी एनवायरमेंटल कॉस्ट फैक्टर इन करना चाहिए। सेंसेक्स गेन हुआ 36% संवत 2077 में। रोड किल, अब जैसे ये है, रोड्स बनती है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है हैबिटेट एनिमल्स का। अब टाइगर क्रॉस कर रहा है, इधर से हाई स्पीड व्हीकल आ गया, एक्सीडेंट होगा। रोड किल एंड एक्सटिंक्शन रिस्क फॉर लेपर्ड्स नॉर्थ इंडिया में। तो सी लेपर्ड वगैरह इनका काफी डेथ हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस रोड किल। कोवैक्सिन का रोड टू रिकॉग्निशन है, यहाँ एक जर्नी बताया है। 96 में भारत बायोटेक बना, वैक्सीनेशन में। ये भारत बायोटेक इज अ बिग कंपनी, नॉट ओनली कोविड वैक्सीनेशन, ये और भी बहुत सारी वैक्सीनेशन वर्ल्ड लेवल पे प्रोडक्शन करता है। रेबीज का, इन्फ्लुएंजा, रोटावैक, टाइफाइड और अभी कोवैक्सिन। सो दिस इज अगेन वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था रिकॉग्निशन में, बट देर आए दुरुस्त आए। देन दिस इज मेघालय और ये है स्पोर्ट्स। ओके, अब हम बात करते हैं 21st सेंचुरी में क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। सी, एक तो होते हैं क्रिएटर, मतलब यू आर प्रोड्यूसिंग सम कंटेंट, प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी वर्क, तो दिस इज क्रिएटर। क्रिएशन जरूरी होता है, कोलैबोरेशन भी होना चाहिए। कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है? यू आर अ टीम प्लेयर, यू आर वर्किंग विद अदर्स। कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेशन, आप जो बताना चाहते हो अपने आइडियाज को कम्युनिकेट कर पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग आइडियाज। और जो कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा टू वे होता है। प्लस क्रिटिकल थिंकर होना भी जरूरी है। क्रिटिकल थिंकर मतलब सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम है, सबको पता है प्रॉब्लम है, अब उस पर कंप्लेन करने के बजाय उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करोगे, ये स्किल हमें डेवलप करना है। आई वॉज रीडिंग वन आर्टिकल, दिस TCS की चीफ का आर्टिकल था। उन्होंने बताया कि अभी जो IT कंपनीज है ना, पहले क्रिटिकल थिंकर्स को स्पॉट कर रही थी, अब वी वांट पीपल
जो प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई कर पाए, मतलब जो प्रॉब्लम्स नजर नहीं आ रही है वो उसको भी फाइंड आउट करे और फिर उसका सॉल्यूशन बताए कि और इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है, तो वो नेक्स्ट लेवल चीज है। क्रिटिकल थिंकर मतलब एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, जो नेक्स्ट है मतलब प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई करो कि ये और बेटर कैसे हो सकता है, ऑल्दो देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम बट फाइंड कि ये और बेटर कैसे हो सकता है। सो ये क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड: क्रिएटर, कोलैबोरेटर, कम्युनिकेटर, क्रिटिकल थिंकर, ethics. So today we talked about 5G. This is important. South Asia one कैसे बनाए? Prepare a note on South Asia as an integrated unit, geography, polity और economic के pillars पे. Then हमें impact क्या होता है fuel cost का Indian economy पे. Okay. So this is 4th of November 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.